एवरीवन, सीपीसी के ऑलरेडी पार्ट 5 का हम क्विक रिवीजन कर चुके हैं। ये 6th पार्ट है जहां पे हम ऑर्डर 21 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ 21 को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक लेंथी ऑर्डर है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्विक रिवीजन वाले वीडियोस होते हैं ये मेनली आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हैं। और अभी आपका अपकमिंग जो एमपी और हरियाणा का प्रीलिम्स एग्जाम है, ये वीडियोज अब इसलिए कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और पार्ट 5 यानी ऑर्डर 20 तक जिन लोगों ने क्विक रिवीजन नहीं देखा है उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। तो देखिए, जो ऑर्डर 21 है वो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। ये जो है आपका सबसे लेंदी जो है ऑर्डर है सीपीसी के अंदर, जहां पे टोटल 106 रूल्स दिए गए हैं। ये वो रूल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में, प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। प्रोविजन की ये किस प्रोविजन में है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो रूल आपका इंपॉर्टेंट है वो है 32, जो बताता है डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट और फॉर एन इंजंक्शन। फिर आपका 39 है सब्सिस्टेंस अलाउंस। 58 जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन से रूल में है। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट में आपका 90 रूल है जो है एप्लीकेशन टू सेटराइज सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। ये ऐसे प्रोविजंस है ऑर्डर 21 के जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनते हैं। तो आप इन रूल्स को बिल्कुल से इस प्रोविजन के साथ में रट लीजिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर 21 के अंदर, वो है गार्निशी ऑर्डर। रूल 46 की इसके और भी अदर प्रोविजन है लाइक 46B। तो आपको गार्निशी ऑर्डर बता देते हैं क्या होता है। गार्निशी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है जहां पे गार्निसी, अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गार्निसी कौन होता है। अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो वहां पे आपको ऑप्शन रहता है। तो जो करेक्ट आंसर होता है इसका वो होता है जजमेंट डेटर्स डेटर। तो ये भी आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान से रखिएगा कि गार्निसी कौन होता है। तो गार्निशी ऑर्डर जो होता है वो यहाँ पे ये होता है कि गार्निसी जो है, जिसको आप थर्ड पर्सन कह सकते हैं, उसको जजमेंट डेटर को मनी पे करने के लिए यहाँ पे मना किया जाता है। और कोर्ट जो है उस थर्ड पार्टी को डायरेक्ट करती है दैट ओज मनी टू द जजमेंट डेटर टू इंस्टेड टू पे द जजमेंट क्रेडिटर, जिसको ऑप्शंस आ सकते हैं। और ऑर्डर 21 के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम बाकी के रूल्स जो इंपॉर्टेंट हैं और जिनका हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले रूल 3 देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आती है, तो वहां पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है एनी वन ऑफ सच कोर्ट, उनमें से कोई भी एक कोर्ट जो है वो अटैच कर सकता है और सेल कर सकता है इंटायर स्टेट और टेन्योर। तो रूल 3 जो है आपका ये जुरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए स्मॉल जो कॉजेस कोर्ट होते हैं उनके ट्रांसफर से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है आपकी रूल 4 में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये लिमिट, जो कि है 2000 रुपीज का। बस इससे ज्यादा आपका इससे कोई प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, आप प्रोविजन जरूर याद कर सकते हैं कि रूल 4 में जो है वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के बारे में दिया गया है कि वो कैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद से देख लीजिए जो मोड ऑफ ट्रांसफर है वो आपका 5 में है, रूल 5 में है। यहाँ पे क्या है कि जब डिक्री सेंड की जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन अनदर कोर्ट को, तो यहाँ पे जो कोर्ट डिक्री पास किया रहता है वो डिक्री को सेंड करता है डायरेक्टली टू सच अदर कोर्ट वेदर और नॉट सच कोर्ट इज सिचुएटेड इन द सेम स्टेट। भले ही वो कोर्ट सेम स्टेट में सिचुएटेड हो या ना हो। कौन सा कोर्ट? जिस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री पास किया जा रहा है, उस कोर्ट के द्वारा जिसने डिक्री पास की थी। बट द कोर्ट टू विच द डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन सेल, इफ इट इज हैज नो जुरिडिक्शन टू एग्जीक्यूट द डिक्री, सेंड इट टू द कोर्ट हैविंग सच जुरिडिक्शन। अगर उस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है तो वहां पे वो किस कोर्ट को जाएगा? जिस कोर्ट के पास में जुरिडिक्शन है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर जो है वो आपका रूल 5 के अंदर दिया गया है, जिसको आप ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। 6 को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि प्रोसीजर दिया गया है वेयर कोर्ट डिजायर दैट इट्स ओन डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय अनदर कोर्ट। कोर्ट जो है अगर डिक्री सेंड कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है प्रोसीजर दिया गया है कि डिक्री की कॉपी, यहाँ पे सर्टिफिकेट, जहां पे ये होगा कि सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री दैट हैज नॉट बीन ऑब्टेन बाय एग्जीक्यूशन, उस कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर जिस कोर्ट ने उसको पास किया था, और वेयर द डिक्री हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन पार्ट, या उस एक्सटेंट तक।
तो ये जो है आपके यहाँ पे प्रोसीजर दिए गए हैं, और जो सी क्लॉज है वो ये है, कॉपी ऑफ एनी ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, और इफ नो सच ऑर्डर हैज बीन मेड अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट, तो वहां पे सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये आपका रूल 6 है। इसके बाद आ जाइए रूल 10 पे। मैं यहाँ पे सिर्फ वही रूल को बता रही हूँ जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं या आ चुके हैं आज तक किसी भी एग्जाम्स में। तो इसके बाद देखिए, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन की बात जो है वो रूल 10 में की गई है कि जहां पे जो डिक्री होल्डर है वो चाहता है उसको एग्जीक्यूट करने का, तो वो उस कोर्ट में अप्लाई कर सकता है जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया था। ये यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। और टू द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, या अगर कोई ऑफिसर इस उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, और इफ द डिक्री हैज बीन सेंट अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट टू अनदर कोर्ट, या किसी और कोर्ट को वो ट्रांसफर किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, या उस कोर्ट का कोई प्रॉपर ऑफिसर, तो ये जो है एप्लीकेशन है एग्जीक्यूशन के लिए जहां पे डिक्री होल्डर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ये रूल 10 में है और ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद देखिए, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन के बारे में आपको रूल 21 में बताया गया है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहाँ पे क्या है, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है कि वो जो सेम टाइम पे सेम जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी और एज अ पर्सन वो उसके अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशंस है वो उसको रिफ्यूज कर सकता है। ये पूरी तरह से कोर्ट के पास में डिस्क्रिशन होता है। तो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन जो है वो आपका 21 में दिया गया है। अगर सेम टाइम पे ही जो है वो जजमेंट डेटर के अगेंस्ट है तो उसको वहां पे रिफ्यूज किया जा सकता है। 22A को देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। Sale not to be set aside on the death of the judgment debtor before the sale but after the service of proclamation of sale। यहाँ पे दिया गया है कि जजमेंट डेटर के डेथ पे जो सेल है वो सेट असाइड नहीं होगा। इसको आप पूरा पढ़ते हैं हम, इसका प्रोविजन क्या है। जहां पे कोई भी प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो वो सेल जो है वो सेट असाइड सिर्फ इस रीजन की वजह से नहीं होगा कि जजमेंट डेटर की वहां पे डेथ हो गई है। किस डेट के बीच में, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ सेल, जो सेल का प्रोक्लेमिनेशन का डेट था, और वो डेट जो सेल का था, नॉट विथ स्टैंडिंग द फेलियर ऑफ द डिक्री होल्डर टू सब्स्टिट्यूट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिसीज्ड जजमेंट डेटर। लेकिन ऐसे केस में जहां पे फेल हो जाते हैं वो, तो कोर्ट क्या करेगी, उस सेल को फिर सेट असाइड कर सकती है अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जजमेंट डेटर का हैज बीन प्रेजुडिस बाय द सेल। ये यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजमेंट डेटर के डेथ पे सेल सेट असाइड हो सकता है कि नहीं, तो मेयरली सिर्फ उस ग्राउंड पे नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो कर सकती है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई है इन रीजंस की वजह से जो आपका 22A के अंदर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद आ जाइए 26 पे। 26 का आप सिर्फ प्रोविजन याद कर लीजिए कि कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन को कब स्टे कर सकता है, ये आपका 26 पे दिया गया है। इससे वैसे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं प्रीलिम्स में। उसके बाद हम 28 को देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच पास डिक्री और ऑफ एपिलेट कोर्ट टू बी बाइंडिंग अपॉन कोर्ट अप्लाइड टू। यहाँ पे क्या है कि कोई भी कोर्ट जो ऑर्डर देती है बाय विच द डिक्री वाज पास, जिसने डिक्री पास की थी, और ऑफ सच अदर कोर्ट ऑफ अपील एज अफोरसेड इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री, तो वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा उस कोर्ट के ऊपर जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की, सेंड की थी एग्जीक्यूशन के लिए। पास करना अलग चीज होता है, और जो कोर्ट पास की थी वही उसके एग्जीक्यूशन के लिए अदर कोर्ट को भी सेंड कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये आप डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे। 30 जो है वो आपका डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है। हर डिक्री जो पेमेंट ऑफ मनी के लिए होती है, इंक्लूडिंग द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एज द अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ, भले ही वो अल्टरनेटिव है, वो एग्जीक्यूट हो सकती है बाय द डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन। तो देखिए, मनी की यहाँ पे पेमेंट की जब बात होती है और उससे रिलेटेड डिक्री है, तो वहां पे देखिए जो है सिविल प्रिजन में भेज के एग्जीक्यूट कराया जा सकता है जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में, या उसकी प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है और सेल भी की जा सकती है, और बाई बोथ। ये चीज यहाँ पे रूल 30 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड डिक्री है तो वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए, जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में भी सेंड किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी अटैच भी की जा सकती है, सेल भी की सकती है, और बाय बोथ। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर देख लीजिए आपका है रूल 31, डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है कि जब डिक्री किसी स्पेसिफिक मूवेबल या किसी उस मूवेबल प्रॉपर्टी में जो शेयर है उसके लिए है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, तो उसके लिए देखिए क्या है, सीजर इफ प्रैक्टिकेबल ऑफ द मूवेबल और शेयर एंड बाय द डिलीवरी देयर ऑफ, या उसकी डिलीवरी, सीजर मतलब उसको सीज किया जा सकता है, या उसकी डिलीवरी उस पार्टी को जिस पार्टी टू हुम इट हैज बीन एडजर्न, और टू सच पर्सन एज ही अपॉइंट्स टू रिसीव डिलीवरी, या उस पर्सन ने किसी को अपॉइंट किया है उस बिहाफ पे कि आप वो प्रॉपर्टी जो है आप मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव कर सकते हैं। या यहाँ पे भी देखिए डिटेंशन हो सकता है जजमेंटेटर का सिविल प्रिजन में, और बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और बाय बोथ। तो ये आपके स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ बात की गई है 31 में। 30 में जो है वो पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड चीजें हैं, तो इन दोनों के प्रोविजन अलग अलग हैं, याद रखिएगा। 31 में एक्स्ट्रा है सीजर और डिलीवरी, ये दो प्रोविजन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ये जो रूल्स हैं ये उसी के रूल्स हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे और भी चीजें दी गई हैं। जैसे जो आपका अटैचमेंट है यहाँ पे सब रूल 1 के अंदर होगा, वो रिमेन इन फोर्स फॉर 3 मंथ्स। ये वाला पीरियड आप जरूर याद रखिएगा। अगर जजमेंट डेटर जो है हैज नॉट ओबे द डिक्री एंड डिक्री होल्डर जो है वो अप्लाई कर देता है टू हैव द अटैच्ड प्रॉपर्टी सोल्ड एंड सच प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड, तो वहां पे क्या करेगा कोर्ट जो है, जो उस प्रोसीड्स हुए हैं उसमें से अवॉर्ड कर देगा डिक्री होल्डर को जो भी अमाउंट है जो फिक्स किया गया था डिक्री में, और जो आपका एज एन अल्टरनेटिव टू डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है सच अमाउंट इन अदर केसेस सच कंपेंसेशन एज इट थिंग्स फिट एंड शेल पे द बैलेंस। तो फिर जो बैलेंस बचता है उस अमाउंट में से वो जजमेंट डेटर को दिया जाएगा अगर जजमेंट डेटर उसका एप्लीकेशन लगाता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इस केस के बारे में बताया गया है, अगर प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाती है तो उस अमाउंट में से कोर्ट जो है वो डिक्री होल्डर को कंपेंसेशन दे सकता है। तो ये जो है आपकी प्रोविजन है यहाँ पे 3 मंथ वाला जो है पीरियड वो आप याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए रूल 32 जिसकी हम लोगों ने भी ऊपर बात की थी, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है अगर आप कहें ऑर्डर 21 के अंदर। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर वेयर द पार्टी अगेंस्ट हुम अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट या इंजंक्शन पास हुआ है, तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी है ऑफ ओबेइंग द डिक्री एंड हैज विलफुली फेल्ड टू ओबे इट। अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पे डिक्री कैसे इन्फोर्स की जाएगी, तो सबसे पहले बात की गई है डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट। डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट के केस में प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। सिर्फ एक ही प्रोविजन है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट के केस में अगर जो है एग्जीक्यूट करानी है डिक्री, तो वहां पे क्या होगा, तो सिर्फ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिविल प्रिजन जो है, डिटेंशन जो है, वो ऐसा कोई प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया है, तो आप ये चीज बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है और इंजंक्शन की बात है, तो यहाँ पे देखिए डिटेंशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बाय बोथ दोनों हो सकता है, लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट के केस में सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ये भी उसी से रिलेटेड प्रोविजन है, और यहाँ पे एक जो सब रूल 3 है, यहाँ पे 6 मंथ का पीरियड दिया गया है कि अगर जो है हैज रिमेन इन फोर्स फॉर 3 मंथ और जजमेंट डेटर हैज नॉट ओबे द डिक्री और डिक्री होल्डर वहां पे अप्लाई करता है, वही प्रॉपर्टी वाली बात है, सोल्ड हो जाती है, तो वहां पे कंपेंसेशन दिया जा सकता है और जो बैलेंस है वो जजमेंट डेटर को दे दिया जाएगा। यही चीज यहाँ पे दी गई है। और आपका जो सब रूल 2 है वो यहाँ पे कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, जहां पे इंजंक्शन अगर पास होता है और वो डिक्री कैसे इन्फोर्स कराई जा सकती है, तो वहां पे उस कॉर्पोरेशन का जो है प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, और सिविल प्रिजन में भी जो डायरेक्टर्स हैं या जो अदर प्रिंसिपल्स हैं उनको भेजा जा सकता है, या बोथ अटैचमेंट और डिटेंशन। इसके बाद ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि जो एक्सप्रेशन है द एक्ट रिक्वायर्ड टू बी डन, यहाँ पे प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शन दोनों ही कवर होते हैं। ये वाली लाइन जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देख लीजिए 34 है जो आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आपसे डायरेक्ट प्रोविजन पूछा जा सकता है रूल 34, तो इसको आप देख लीजिए। और उसके बाद से है डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपका रूल 35 पे दिया गया है। इन सब से कुछ ऐसे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं आपके प्रीलिम्स में। उसके बाद देख लीजिए रूल 42 है जहां पे बात की गई है अटैचमेंट इन केस ऑफ डिक्री रेंट के केस में मीन प्रॉफिट या अदर मैटर जिसमें अमाउंट ऑफ विच टू बी सब्सिक्वेंटली डिटरमाइन। अब यहाँ पे क्या है कि जहां पे डिक्री डायरेक्ट करती है एंड इंक्वायरी रेंट से रिलेटेड या मीन प्रॉफिट या कोई भी अदर मैटर, और तो जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है यहाँ पे बिफोर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम हैज बीन एज सर्टेन बी अटैच्ड एज इन द केस ऑफ एन ऑर्डिनरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जैसे पेमेंट ऑफ मनी में हो रहा था यहाँ पे ऑर्डिनरी डिक्री की तरह, वैसे ही यहाँ पे अटैच कर लिया जाएगा। इसके बाद है आपका 46 जहां पे है अटैचमेंट ऑफ डेट शेयर एंड अदर प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर। अब यहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी की बात की जा रही है जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि अ डेट नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ कॉर्पोरेशन या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है एक्सेप्ट प्रॉपर्टी डिपॉजिटेड इन और इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय रिटन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग। ये रिटन ऑर्डर वाली जो लाइन है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और देखिए यहाँ पे जो प्रोहिबिटिंग के लिए दिया गया है, जैसे डेप्ट के केस में क्या होगा, द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेप्ट एंड द डेटर फ्रॉम मेकिंग पेमेंट अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता है। शेयर के केस पे क्या होगा, द पर्सन जिसके नाम पे शेयर है मे बी स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम या रिसीविंग एनी डिविडेंड। और आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा कि जो पर्सन उसके पोजीशन में सेम फ्रॉम गिविंग इट ओवर टू द जजमेंट डेटर। तो ये आपके यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस दे दिए गए हैं। नोटिस टू गार्निशी आपका 46A में है, 46 मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए 46B भी गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड है। ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी, यहाँ पे ये बताया गया है कि जब गार्निशी डज नॉट फोरविथ पे इनटू द कोर्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू द जजमेंट डेटर, तो यहाँ पे अगर ये सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिक्री की जो कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है एंड वो अपीयर नहीं होता है और ये कॉस्ट शो नहीं करता है अपने नोटिस के आंसर में, तो कोर्ट यहाँ पे गार्निशी को जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि जो नोटिस में टर्म्स दिए गए हैं टू कंप्लाई विथ एंड उस ऑर्डर पे एग्जीक्यूशन में इशू एज दो सच ऑर्डर वर अ डिक्री अगेंस्ट हिम। तो ये आपका 46 भी है। हालांकि इससे बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले हैं, आपसे प्रोविजन देख लीजिए और जो मैंने आपको ऊपर गार्निशी ऑर्डर बताया है कि क्या होता है वो आप जरूर ध्यान से देख के जाएं। 46H में अपील दिया गया है कि जो 46B के अंदर ऑर्डर बनता है 46C और E के अंदर वो अपीलेबल है एज अ डिक्री। 48A में आपका अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस दिया है प्राइवेट एम्प्लॉइज का, ये आपसे डायरेक्ट प्रोविजन पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का जो प्रोविजन है वो आपका रूल 49 में दिया गया है। और 50 में दिया गया है कि फर्म के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन, फर्म के अगेंस्ट अगर कोई डिक्री है तो उसका एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर कोई डिक्री पास हुई है फर्म के अगेंस्ट तो वहां पे एग्जीक्यूशन ग्रांट किया जा सकता है पार्टनरशिप की किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट या किसी पर्सन हु हैज अपीयर्ड इन हिज ओन नेम। रूल 6 के अंदर रूल 7 ऑर्डर 30 के, वहां पे आप ऑर्डर 30 में जाके देख सकते हैं, जो एडमिट करता है प्लीडिंग में कि दैट ही इज और हु हैज बीन एडजर्ड टू बी अ पार्टनर, और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो इंडिविजुअली सर्व कर रहा है एज अ पार्टनर विद समवन एंड हैज फेल्ड टू अपीयर। तो ये पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद देखिए रूल 90 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाती है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में और जो डिक्री होल्डर है या जो परचेजर या कोई भी अदर पर्सन जो इंटाइटल्ड है उस एसेट के रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के शेयर में और जिसका इंटरेस्ट वहां पे अफेक्ट हो रहा है सेल की वजह से, वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि उस सेल को सेट असाइड किया जाए ऑन द ग्राउंड ऑफ मटेरियल इरेगुलरिटी ऑफ फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्शन इट। अगर उसमें कोई फ्रॉड और इरेगुलरिटी हुई है, मटेरियल इरेगुलरिटी वर्ड का यूज किया गया है, तो उस ग्राउंड पे यहाँ पे कोर्ट में अप्लाई किया जा सकता है उसको सेट असाइड करने के लिए। और आपका जो रूल यहाँ पे सब रूल 2 दिया गया है वो है नो सेल शैल बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ फ्रॉड इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग इट अनलेस इस फैक्ट के प्रूव होने पे कोर्ट सेटिस्फाई हो कि जो एप्लीकेंट है उसको कोई सब्सटेंशियल इंजरी
हो रही है, वो सस्टेन जो है कर रहा है कोई सब्सटेंशियल इंजरी उस इरेगुलरिटी और फ्रॉड की वजह से। तो यहाँ पे सब रूल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देखिए सब रूल 3 कहता है कि कोई भी एप्लीकेशन सेल को सेट असाइड करने का इस रूल के अंदर एंटरटेन नहीं होगा अपॉन एनी ग्राउंड विच द एप्लीकेंट कुड हैव टेकन और बिफोर द डेट ऑन विच द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल वाज ड्रॉन अप। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आपको दिया गया है। और तो ये जो है आपके 90 वाला जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। फिर 92 है कि सेल वेन टू बिकम एब्सोल्यूट और बी सेट असाइड। जहां पे अगर कोई एप्लीकेशन रूल 89, 90 और 91 के अंदर नहीं बनाया गया है वहां पे वो एप्लीकेशन अगर बनता है या बनता है और डिसअलाउड हो जाता है तो कोर्ट फिर क्या करेगी, शैल मेक एन ऑर्डर confirming द सेल, वो सेल जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करेगी एंड देयर अपॉन द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट, और उसके बाद सेल जो है आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पे 92 के अंदर दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। उसके आपका जो लास्ट वाला रूल है वो भी इंपॉर्टेंट है जो एक्स पार्टी से रिलेटेड है, सेटिंग असाइड ऑर्डर एक्स पार्टी इट एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या है कि जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है ये कुछ प्रोविजन दिए हैं आपके, जैसे रूल 105 के सब रूल 2 में एक्स पार्टी है, सब रूल 3 में और आपका 23 का सब रूल 1 है। यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं उसको सेटिसाइड करने का। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि वहां पे सफिशिएंट कॉज थे उनके नॉन अपियरेंस का, जब एप्लीकेशन हियरिंग के लिए बुलाया गया था तो वो कोर्ट में नहीं अपियर हो पाए थे क्योंकि उनके पास कोई सफिशिएंट कॉज था, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, उसको सेट असाइड कर देगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 106 में जो आपके एक्स पार्टी से रिलेटेड है। और जो सब रूल 3 है यहाँ पे जो पीरियड दिया गया है 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन बनाने का, ये वाली पीरियड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ऑर्डर 21 का एक क्विक रिवीजन था, स्पेशली आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जहां पे इनसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इनको आप जरूर ध्यान से देख के जाइए। थैंक यू।